इमेजिन करिए अगर मिडल ईस्ट में एक फुल स्केल वॉर शुरू हो जाए, ऑयल सप्लाई रुक जाए, ग्लोबल ट्रेड डिस्टर्ब हो जाए, दुनिया की सुपर पावर्स एक ही रीजन में टकरा जाए। एग्जैक्टली ये सिचुएशन अब वेस्ट एशिया में डेवलप हो रही है। 28 फरवरी 2026 से इसराइल और यूनाइटेड स्टेट्स ने ईरान पर लार्ज स्केल स्ट्राइक स्टार्ट किए, जिसके बाद पूरा रीजन कॉन्फ्लिक्ट में घुस गया। ईरान ने मिसाइल्स और ड्रोन अटैक्स लॉन्च किए और स्टेट ऑफ हर्मुज जैसे स्ट्रेटेजिक चौक पॉइंट्स पर टेंशन्स क्रिएट हो गई। इस कॉन्फ्लिक्ट का इम्पैक्ट सिर्फ मिडल ईस्ट तक लिमिटेड नहीं है, इसका डायरेक्ट इफेक्ट ग्लोबल इकोनॉमी, ऑयल प्राइसेस और इंडिया की फॉरेन पॉलिसी पर पड़ने वाला है। आज की वीडियो में हम समझेंगे ईरान वॉर का रियल पर्पस क्या है, इसराइल और अमेरिका का एंड गेम क्या है, चाइना और रसिया को क्या एडवांटेज मिल सकता है, और सबसे इम्पोर्टेंट इंडिया के लिए क्या चैलेंजेस खड़े हो सकते हैं। फरवरी 2026 के एंड में इसराइल ने ईरान के मिलिट्री और न्यूक्लियर रिलेटेड टारगेट्स पर स्ट्राइक्स की। इसके बाद ईरान ने रिटेलिएट करते हुए इसराइल पर मिसाइल्स और ड्रोन अटैक्स किए। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग सिर्फ फर्स्ट वीक में ही ईरान ने इसराइल पर डजन्स ऑफ मिसाइल्स स्ट्राइक्स लॉन्च किए। इसराइल ने नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी और थाउजेंड्स ऑफ रिजर्विस्ट सोल्जर्स मोबिलाइज कर दिए। इस कॉन्फ्लिक्ट में अब मल्टीपल फ्रंट्स ओपन हो चुके हैं, इसराइल वर्सेस ईरान, ईरान वर्सेस यूनाइटेड स्टेट्स, और लेबनान में हिजबुल्लाह भी वॉर में इन्वॉल्व हो गया है। यानी अब ये कॉन्फ्लिक्ट रीजनल वॉर बन चुका है। ईरान की मिलिट्री स्ट्रेटेजी का सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट है प्रॉक्सी वॉरफेयर। ईरान डायरेक्टली हर जगह फाइट नहीं करता, इंस्टेड वो रीजनल अलाइड मिलिटेंट ग्रुप्स को सपोर्ट करता है। एग्जाम्पल्स लाइक लेबनान में हिजबुल्लाह, यमन में हुती रिबेल्स, ईरान में शिया मिलिटियाज और गाज़ा में हमास। ये ग्रुप्स ईरान के स्ट्रेटेजिक टूल्स की तरह काम करते हैं। अगर इसराइल ईरान पर अटैक करता है तो ये ग्रुप्स मल्टीपल फ्रंट्स ओपन कर देते हैं। इसी वजह से इसराइल के सिक्योरिटी प्लानर्स ईरान को वेस्ट एशिया का सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक थ्रेट मानते हैं। इस वॉर का सबसे डेंजरस एस्पेक्ट है स्ट्रेट ऑफ हर्मुज। स्ट्रेट ऑफ हर्मुज एक नैरो सी रूट है जहां से दुनिया का लगभग 20% ऑयल ट्रांसपोर्ट होता है। वॉर के बाद शिपिंग कंपनीज ने टैंकर्स के रूट चेंज करना स्टार्ट कर दिया। 100 शिप्स गल्फ रीजन में रुक गए और ऑयल सप्लाई ड्रास्टिकली रिड्यूस हो गया। ऑयल प्राइसेस शार्पली इंक्रीज हुए। एक एस्टीमेट के अकॉर्डिंग ब्रेंट क्रूड ऑयल प्राइस एक वीक में लगभग 28% तक जंप कर गए। अगर ये ब्लॉकेड लॉन्ग टाइम तक कंटिन्यू होता है तो ग्लोबल इकोनॉमी में एनर्जी शॉक आ सकता है। इंडिया में ऑयल के प्राइसेस और इंक्रीज हो सकते हैं, जो कि अपनी लोकल इकोनॉमी के लिए भी बड़ा खतरा है। इस कॉन्फ्लिक्ट में इसराइल और यूएस के गोल्स फुल्ली आइडेंटिकल नहीं हैं। इसराइल के प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है ईरान की मिलिट्री कैपेबिलिटी को डिस्ट्रॉय करना और ईरान के प्रॉक्सी नेटवर्क्स को वीक करना। लेकिन यूएस के लिए सिचुएशन ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। अमेरिका एक प्रोलॉन्ग्ड वॉर से बचना चाहता है। अफगानिस्तान और इराक जैसी लॉन्ग वॉर्स के बाद यूएस पब्लिक भी लार्ज स्केल ग्राउंड वॉर के अगेंस्ट है। इसलिए यूएस स्ट्रेटेजी में कभी कभी कन्फ्यूज़न दिखता है। एक तरफ मिलिट्री स्ट्राइक्स कंटिन्यू हो रहे हैं, दूसरी तरफ डिप्लोमेटिक एग्जिट का ऑप्शन भी सर्च किया जा रहा है। जियोपॉलिटिक्स में एक बेसिक रूल है, जब अमेरिका किसी रीजन में हेवीली इंगेज होता है तो दूसरे पावर्स को अपॉर्चुनिटी मिलती है। इस वॉर से चाइना और रसिया दोनों को इनडायरेक्ट एडवांटेज मिल सकता है। अगर यूएस वेस्ट एशिया में बिजी हो जाता है तो चाइना इंडो पैसिफिक में अपनी स्ट्रेटेजी एक्टिविटीज़ बढ़ा सकता है। ताइवान इशू पर प्रेशर इंक्रीज हो सकता है। रसिया के लिए भी सिचुएशन बेनिफिशियल हो सकती है। हायर प्राइसेस ऑफ ऑयल रसिया की इकोनॉमी के लिए पॉजिटिव है। अभी हाल ही में रसिया ने इंडिया को ऑयल पर डिस्काउंट देने से भी मना कर दिया है। और अगर वेस्टर्न अटेंशन मिडल ईस्ट पर शिफ्ट हो जाता है तो यूक्रेन वॉर पर
प्रेशर भी कम हो सकता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इस कॉन्फ्लिक्ट का इंडिया पर क्या इम्पैक्ट होगा। सबसे पहला इशू है एनर्जी सिक्योरिटी। इंडिया अपना लगभग 85 to 90% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है और उसका लार्ज पोर्शन गल्फ रीजन से आता है। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज डिस्टर्ब होता है तो इंडिया का ऑयल इंपोर्ट बिल शार्पली इंक्रीज हो सकता है। सेकंड चैलेंज है स्ट्रेटेजिक बैलेंसिंग। इंडिया के स्ट्रॉन्ग रिलेशंस हैं इसराइल के साथ, ईरान के साथ, सऊदी अरेबिया के साथ और यूनाइटेड स्टेट्स के साथ। प्रॉब्लम ये है कि ये सब कंट्रीज एक दूसरे के राइवल्स हैं, इसलिए इंडिया को एक्सट्रीमली केयरफुल होकर डिप्लोमेसी फॉलो करनी पड़ती है। थर्ड चैलेंज है इंडियन डायस्पोरा। गल्फ कंट्रीज में मिलियंस ऑफ इंडियंस काम करते हैं और रेमिटेंसेस भेजते हैं। अगर वॉर एस्केलेट होता है तो उनकी सेफ्टी और रेमिटेंसेस दोनों रिस्क में आ सकते हैं। ईरान वॉर सिर्फ एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, ये ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स को रीशेप कर सकता है। एनर्जी मार्केट्स डिस्टर्ब हो सकते हैं, ग्लोबल अलायंसेस चेंज हो सकते हैं और इंडिया के लिए स्ट्रेटेजिक इन्वायरमेंट और कॉम्प्लेक्स हो सकता है। इंडिया को साइमल्टेनियसली मल्टीपल रिलेशनशिप्स मैनेज करनी होगी। इसराइल के साथ डिफेंस कोऑपरेशन, ईरान के साथ कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स, गल्फ कंट्रीज के साथ एनर्जी पार्टनरशिप और यूनाइटेड स्टेट्स के साथ स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट। आने वाले मंथ्स में वेस्ट एशिया का ये क्राइसिस इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के लिए एक मेजर टेस्ट बन सकता है और ये डिसाइड करेगा कि इंडिया की एक अनस्टेबल वर्ल्ड में अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी कैसे मेंटेन करता है। अगर आपको जियोपॉलिटिक्स और ग्लोबल स्ट्रेटेजी पर ऐसे एनालिसिस पसंद है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।